Good morning, students. Today we will discuss about the कंजर्वेटिव फोर्स। किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग? कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स होती क्या है, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? द फोर्स इन विच द वर्क इज डन। ठीक है, वर्क इज डन मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, कहीं दूसरे दूर तक लेके जाते हैं, फोर्स अप्लाई करके कुछ एक डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो वर्क कर रहे हैं। Then the force in which the work is done depends upon, किसके ऊपर डिपेंड करता है जो वर्क डन हम लोग कर रहे हैं? इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को हम कैसे लेके जा रहे हैं वो उसको कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, वो सिर्फ डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, कि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन कैसी है। फॉर एग्जाम्पल योर ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दो तरह की फोर्सेज जो होती हैं वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं, नॉन नहीं सिंपल कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं। इसका मतलब देखो क्या हुआ, मेरे पास ये पेन है, ठीक है, मैं इस पेन को उठा करके इस हाइट तक लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे उतना ही बर्डन करना पड़ेगा जितना मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक करना पड़ा। और अगर मैं दूसरे पाथ से लेके जाता हूँ, दूसरा पाथ मतलब पेन को मैं यहाँ पे लेके यहाँ पे ले गया, फिर यहाँ पे ले गया, फिर पेन को घुमा दिया, फिर ऐसे लेके आया, फिर उस पॉइंट के ऊपर उतनी ही हाइट तक मैं उसको लेके चला गया। ठीक है, यहाँ पे समझ लो इसको, जैसे यहाँ से ब्लॉक को मैं उठा रहा हूँ, यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, फिर दूसरा वे अगर इस ब्लॉक को उठाता हूँ मैं ऐसे घूमता हुआ फिरता चला हूँ। ठीक है, और उतनी ही हाइट में इस ब्लॉक को फिर से पहुंचा दिया, इस ब्लॉक से उठाया और इस हाइट तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो बोलना क्या जाता है कि कंजर्वेटिव फोर्स जो हो वो ये नहीं देखती है कि वो आप किस पाथ से लेके गए हो, कैसे कैसे उसको लेके गए हो। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या बोलती है, वो सिर्फ देखेगी कि उसका आपका इनिशियल पॉइंट कितना था और आपका फाइनल पॉइंट कितना था। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द कंजर्वेटिव फोर्स। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आपकी इनिशियल पोजीशन कितनी थी ये, और फाइनल पोजीशन कितनी थी, इसी को ही चेक करेगी ये। ठीक है, तो इन दो पोजीशंस को चेक करेगी, ना कि, ठीक है, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय इट, ना कि पाथ किस तरह से आपने फॉलो किया उसको नहीं देखेगी ये। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ द फोर्सेस इज कॉल्ड द कंजर्वेटिव फोर्सेस। इन तरह के फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस बोला जाता है। क्लियर हुई बात सभी को ये? तो ये फोर्सेस क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो अब हमने इसकी प्रूफ के बारे में पता करते हैं कि ये ठीक भी बोल रहा है कि गलत तो नहीं बोल रहा है। कि ऐसा अगर हम इस पाथ से लेके जाते हैं, इस तरीके से जिगजैग पाथ में लेके जाते हैं और उतनी हाइट में अगर स्ट्रेट उठा देते हैं तो दोनों में बर्डन सेम है। ठीक है, क्या ये ठीक बोला कि गलत बोला? ठीक है, तो इस चीज को हम प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे? केस वन, बर्डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। आप लोगों को पता है बर्डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना लेते हैं हम लोग? mgh लेते हैं, ये आप लोगों ने ऑलरेडी करके रखा होगा। ठीक है, तो केस वन मान लेते हैं हम, केस वन। तो केस वन में हम बर्डन कर रहे हैं कहाँ? A to B। ठीक है, वर्क डन कहां से कहां तक? फ्रॉम A to B, A to B। तो कितना हुआ बर्डन? A से लेके उठाया मैंने, B तक ले गया, मतलब हाइट कितनी की? h हाइट की। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कौन सी एनर्जी स्टोर हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा? जो बर्डन हम लिखिए इस ब्लॉक के ऊपर, तो किस फॉर्म में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन mgh। तो यहाँ पे हम इसको ये रख देते हैं, स्टॉप कर देते हैं यहाँ पे। ये केस वन हमने सोल्व कर लिया, क्योंकि यहाँ सिंपल सा केस है, स्ट्रेट ऊपर की तरफ लेके। अब केस टू में आ जाते हैं। केस टू में बोला गया है कि हम इसको अलग अलग पाथ में लेके चलेंगे। ठीक है, पहले द वर्क डन फ्रॉम कहां से कहां तक? A to B। ठीक है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ बर्डन को, किससे? W1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखो A से केस टू में अब मुझे यहाँ तक बर्डन निकालना, G पॉइंट तक। तो मैंने A से लेके B तक मैंने बर्डन निकाला, कितना होता है? mgh। तो यहाँ पे A से लेके B तक की हाइट कितनी दे रहा हूँ मैं इसको? h1 मान लेता हूँ मैं इसको। कितनी मानी मैंने? h1 हाइट मान ली मैंने इसकी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? h1। क्लियर है? अब इसी ब्लॉक को मैंने उठाया, कहां से कहां लेके गया? B से C की तरफ स्लाइड किया। ठीक है, तो अब देखो इस केस में बर्डन फ्रॉम B to C, इसको रिप्रेजेंट करता W2। अब देखो B से C तक जब लेके गया मैं, तो इसमें मैंने इस तरह से लेके गया, तो इसमें मैंने हाइट थोड़ी ना दी। जब मैंने हाइट ही नहीं दी तो इसका मतलब बर्डन क्या होगा? इस केस में जीरो होगा। ठीक है, बर्डन क्या होगा इस केस में? जीरो, क्योंकि हाइट तो इसको मिली नहीं।
ठीक है। जब हाइट नहीं मिली तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई तो वो वर्क किसके इक्विवेलेंट हो गया, 0 के इक्विवेलेंट। उसी तरह से वर्क डन फ्रॉम C to D, इसको मैं मान लेता हूँ W3, ये कितना होगा mgh2, ठीक है। C से D तक हाइट कितनी है h2 दी मैंने, ठीक है। उसी तरह से D to E W4 मान लिया, कितना 0 आया फिर से क्योंकि फ्लैट गया ये आगे की तरफ, हाइट तो दी नहीं इसको, ठीक है। फिर आया मेरे पास E to F, F में कितना है W5 मान लेता हूँ इसको, वर्क डन कितना होगा W5 इट विल बी इक्वल टू द mgh3। फिर सिमिलरली F से G गए तो वर्क डन कोई हाइट नहीं दिया आपने उसको, तो वर्क डन कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने अलग अलग पाथ में जाते हुए जो टोटल वर्क डन देखा तो ये निकाल दिया अलग अलग वर्क डन। तो मैं देखता हूँ कि मुझे A पॉइंट से G पॉइंट तक टोटल वर्क डन कितना पढ़ना पड़ा, टोटल वर्क डन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक A to G, A से G तक टोटल वर्क डन कितना होना, तो टोटल वर्क डन को मैं W से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो टोटल वर्क डन किसका सम होगा, इन सभी छोटे छोटे वर्क डन का सम होगा। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 प्लस W6, ठीक है। टोटल 6 वर्क डन किए ना मैंने यहाँ से, A से B तक एक वर्क डन, B से C तक दूसरा, C to 3 तीसरा, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ वर्क डन। अब इन सभी की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लेता हूँ। पहला वर्क डन आया मेरे पास mgh1, दूसरा आया मेरे पास 0, तीसरा आया फिर mgh2, फोर्थ आया 0, फिर आया mgh3, फिर आ गया 0। तो टोटल वर्क डन कितना बना मेरे पास mgh1 प्लस mgh2 प्लस mgh3, ठीक है। ये 3 वर्क डन बन गए। अब इन सभी में देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन तो मेरे पास mg कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो h1 प्लस h2 प्लस h3, समझे बात ये। तो यहाँ पे मेरे पास ये टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। अब देखो यहाँ पे केस 1 में मैं इस ऑब्जेक्ट को A से B तक लेके जा रहा था, कितनी हाइट में, h हाइट में। केस 2 में A से G तक लेके जा रहा हूँ, तो कितनी हाइट में लेके जा रहा हूँ उसको भी, तो सेम वही h हाइट में तो लेके जा रहा हूँ। तो मुझे तो वर्क डन देखना कि दोनों के केसेस में सेम है कि नहीं है, क्योंकि एक को मैं सीधा उठा के लेके और दूसरे को मैं जिगजैग पाथ से लेके जा रहा हूँ, तो हाइट तो दोनों को मैं सेम ही दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ सिंस h1 प्लस h2 प्लस h3 तीन हो गया, किसके इक्विवेलेंट है, टोटल हाइट h के बराबर ही तो है, उतनी हाइट में तो लेके गया मैं इसको, ठीक है। तो ये सारे के सारे को मैं रिप्लेस कर दूं किससे, h से, तो W इज इक्वल टू mgh। अगर मैं केस 1 और केस 2 को कंपैरिजन करता हूँ, ये केस 1 का वर्क डन था और ये केस 2 का वर्क डन था, तो दोनों में तो वर्क डन तो सेम ही हुआ। जबकि मैंने केस 1 में सीधा ऊपर की तरफ लेके गया था B पॉइंट तक, लेकिन केस 2 में मैं जिगजैग पाथ से लेके गया। तो ये प्रूफ हमें रिप्रेजेंट करता है कि जो हम कंजर्वेटिव फोर्स है वो आपके पाथ फ्लूइड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, वो सिंपल ये डिपेंड कर रही है कि आपकी इनिशियल पोजीशन कितनी है और फाइनल कितनी है। क्योंकि यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के अकॉर्डिंगली वर्क डन आया mgh, और यहाँ पे भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के अकॉर्डिंगली वर्क डन आया mgh, ठीक है। उसने ये तो देखा ही नहीं कि पाथ कितना आपने फॉलो किया, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस बोला जाता है। तो इसी के साथ साथ हमने ये सारा का सारा इसमें प्रूफ भी बता दिया, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस। उसी तरह से नेक्स्ट आता है आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, जिसमें सिंपल आपकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी हुई, इन विच द वर्क इज डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, ठीक है। वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड, यानी कि आपने कितना पाथ फॉलो किया उसके ऊपर डिपेंड करेगी ये फोर्स, ठीक है। तो इस तरह की फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कौन सी होती है ये, जैसे कि आपकी फ्रिक्शनल फोर्स होगी, फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज कॉल्ड द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब कितना आपने पाथ फॉलो किया, ठीक है, उसके बेस पर ही ये सारा का सारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो ऊपर डिपेंड करती है। अगर पाथ यहाँ से लेके यहाँ तक फॉलो करोगे तो आपको इतने एरिया के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स फेस करनी पड़ेगी, लेकिन अगर पाथ यहाँ से आप यहाँ तक करोगे फॉलो करोगे तो आपको ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह की फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का,
फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर हो गई बात सभी को? ठीक है, तो ये अच्छे से लर्न कर लेना। कंजर्वेटिव एज वेल एज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज।